नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 21 नंबर। इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्यों में से क्या एक उद्देश्य है? वेल्डिंग, करंट बढ़ाना, आरक को स्थिर करना, जंग लगने को रोकना या आरक के तापमान को कंट्रोल करना। कौन सा आंसर होगा? इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्यों में से क्या एक उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका मतलब आरक को स्थिर रखना। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है निम्न उद्देश्य क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रोड कोटिंग के। एक तो होता है आरक को स्थिर करना। क्या होता है? आरक को स्थिर करना। एक होता है धातु के डी ऑक्सीडाइजिंग और रिफाइनिंग में सहायता करना। तीसरा होता है सपेटर को काफ़ी हद तक घटाना। चौथा होता है स्लैग जो कि वेल्ड धातु के ऊपर बनती है या ठंडा करने की दर को घटाना। पांचवा होता है वेल्डिंग के दौरान आरक के चारों ओर गैस का कवर बनाना। समझें आगे का आपसी को 5 बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर। अब बात आती है प्रतिरोध वेल्डन यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में दाब निष्कासित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत धारा गुजारने के बाद, विद्युत धारा गुजारते ही, हीटिंग पीरियड के दौरान या वेल्ड के ठंडा होने के बाद। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए। प्रतिरोध वेल्डन में दाब निष्कासित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मतलब और थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। प्रतिरोध वेल्डन में वेल्ड के ठंडा होने के बाद दाब निष्कासित यानी रिलीज किया जाता है और विद्युत प्रतिरोध द्वारा वेल्ड किए जाने वाले जो दो धातु खंडों को आपस में उचित दाब पर पकड़ा जाता है, जबकि अधिक एम्पियर तथा निम्न वोल्ट वाली धारा जोड़ में प्रवाहित की जाती है। दोबारा से सुनिए, अधिक एम्पियर तथा निम्न वोल्ट वाली धारा जोड़ में से प्रवाहित की जाती है। तो जोड़ तथा धातु खंडों के बीच विद्युत प्रतिरोध के कारण जोड़ पर धातु एक दूसरे के साथ अटैचमेंट की जाती है। समझे आगे काफी को, यानी वेल्ड की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर। अब बात आती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हीटिंग के लिए वोल्टेज प्रयोग की जाती है। कितनी वोल्टेज होती है? 500 वोल्ट, 100 वोल्ट, 10 वोल्ट या 2 वोल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 10 वोल्ट। अब थोड़ा ढंग से सुनिएगा। प्रतिरोध वेल्डिंग जो वेल्डिंग होती है यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, उसमें हीटिंग के लिए हमेशा वोल्टेज 6 से 10 वोल्ट के बीच रखी जाती है। ये नोट कर लेना। और धारा कितनी रखी जाती है इसमें? लगभग धारा रखी जाती है 60 से लेकर 4000 एम्पियर तक। ये नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर। अब बात आती है सीम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है बेलनाकार वस्तुओं के लिए, बहुबिंदु वेल्डन प्रक्रम के लिए, सतह बिंदु वेल्डन प्रक्रम के लिए या उपरोक्त सभी। यानी सीम वेल्डिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी सतह बिंदु वेल्डन प्रक्रम के लिए, फॉर कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। और इस वेल्डिंग प्रक्रम में क्या होता है? धारा प्रवाह है तथा दाब लगातार होता है और इसकी सहायता से चढ़ाव यानी लेप और बट दोनों ही प्रकार के सीम जोड़ को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर। अब बात आती है दो धातु खंडों को परस्पर एक दूसरे पर चढ़ाकर दो इलेक्ट्रोडों के बीच रखने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? सपोर्ट वेल्डिंग, स्कैम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग या लेप वेल्डिंग। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। दो धातु खंडों को परस्पर एक दूसरे पर चढ़ाकर दो इलेक्ट्रोडों के बीच रखने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी सपोर्ट वेल्डिंग बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर। अब बात आती है कितनी मोटाई तक की प्लेटों के वेल्डन के लिए कोर सज्जा यानी एज प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है? 4 mm, 8 mm, 10 mm या 6 mm। कितनी मोटाई तक की प्लेटों की, यानी मोटाई क्या होती है? जैसे मान लो ये प्लेट है एक टाइप से, तो इसका जो ये सिरा होता है यानी ये यहाँ की ये चीज़, तो इसको मोटाई बोलते हैं। ये चौड़ाई हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई। समझें आगे होगा आपसी को, तो ये मोटाई हो गई। तो कितनी मोटाई तक की प्लेटों के वेल्डन के लिए कोर सज्जा
की आवश्यकता नहीं होती है, यानी एज प्रिपरेशन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 10 mm। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर। अब बात आती है TIG वेल्डिंग किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? मृदु इस्पात, कार्बन इस्पात, या स्टेनलेस स्टील, या एल्यूमिनियम? स्टेनलेस स्टील, ये बेदाग इस्पात को बोला जाता है। बताइए TIG वेल्डिंग किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मृदु इस्पात के लिए। यानी TIG वेल्डिंग एल्यूमिनियम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। इसमें आरक एवं टंगस्टन इलेक्ट्रोड तथा जोड़ी जाने वाली धातु के बीच स्थापित किया जाता है हमेशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर। अब बात आती है प्रतिरोध वेल्डन रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड इस पदार्थ का बना होता है? कार्बन स्टील का, हाई स्पीड स्टील, कॉपर, या स्टेनलेस स्टील का? बताइए कौन सा आंसर होगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कॉपर का होता है हमेशा, तांबे का, या उसकी मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध में या विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग में धातु खंडों को दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच लीवर प्रबंध या द्रव चालित या वायु चालित युक्तियों के द्वारा दबाया जाता है। और वेल्डिंग के अंतर्गत क्या होता है, अनावश्यक भागों को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए हमेशा इलेक्ट्रोड है वो जल कुलित यानी वाटर कूलेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर। अब बात आती है थर्मिट वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इस अनुपात में मिश्रित किया जाता है? 2:1 में, 3:1, 1:3, या 1:1 में? बताइए कौन सा आंसर होगा। थर्मिट वेल्डन में आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किस अनुपात में मिश्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 3:1 में मिश्रित किया जाता है। और इस मिश्रण को अग्निसह स्तर यानी रिफ्रैक्टरी लीनिंग बोला जाता है। समझें आगे की वापसी को, दोबारा सुन लीजिए। इस मिश्रण को अग्निसह अस्तर वाली प्याली में क्या किया जाता है, बेरियम पेरोक्साइड पाउडर होता है उसके द्वारा जला दिया जाता है। फिर इसके साथ वेल्डिंग प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इसमें क्या होता है, लगभग जो टेम्परेचर होता है वो होता है 2690 डिग्री सेल्सियस। 2690 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है इस क्रिया में, थर्मिट वेल्डन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर। अब बात आती है आर्क ब्लॉक क्या होता है? गैस वेल्डन में, गैस कटिंग में, बेदाग इस्पात के वेल्डन में, या आर्क वेल्डन में जब सीधी ध्रुवता प्रयोग की जाती है? बताइए कौन सा आंसर होगा। आर्क ब्लॉक कब होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी आर्क वेल्डन में जब सीधी ध्रुवता प्रयोग की जाती है तब आर्क ब्लॉक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर। अब बात आती है उपयोज्य या खपत योग्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है कार्बन आर्क वेल्डिंग में, TIG आर्क वेल्डिंग में, MIG आर्क वेल्डिंग में, या निमर्ग आर्क वेल्डिंग में? कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, MIG आर्क वेल्डिंग में। MIG आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें खपत योग्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, यानी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं जिसको हम। और इस वेल्डिंग में वेल्डिंग जोन को अक्रिय गैसें होती है जैसे आर्गन, हीलियम, उनके आवरण के द्वारा ढका जाता है। किसके द्वारा ढका जाता है? आर्गन और हीलियम गैसों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर। अब बात आती है एसिटिलीन सिलेंडर किस संतृप्त पदार्थ से भरा होता है? एसीटोन से, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, या एसिटिलीन? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। एसिटिलीन सिलेंडर किस संतृप्त पदार्थ से भरा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी एसीटोन से भरा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर। अब बात आती है निम्न में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रम में गैर उपभोज्य
यानी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? MIG वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग या धातु आर्क वेल्डिंग? बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी TIG वेल्डिंग में या TIG वेल्डिंग प्रक्रम में गैर उपभोज्य या बिना खपत वाला इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। और इस वेल्डिंग में क्या होता है, आर्क एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड तथा जोड़े जाने वाली धातु के बीच स्थापित किया जाता है। और इस वेल्डिंग में वेल्डिंग जोन को निष्क्रिय गैस आर्गन के आवरण से ढका जाता है। निष्क्रिय गैस कौन सी, आर्गन, और उसके आवरण से ढक दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर। अब बताते हैं गैस सिलेंडर में एसिटिलीन को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? गैस के रूप में, उच्च दाब के अंतर्गत, निम्न दाब के अंतर्गत या लिक्विड के रूप में? बताइए कौन सा आंसर होगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गैस सिलेंडर में एसिटिलीन को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? लिक्विड के रूप में। डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डन प्रक्रम में निम्न गैस प्रयोग की जाती है? हीलियम, आर्गन या एसिटिलीन या ऑक्सीजन? बताइए कौन सा आंसर होगा। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डन प्रक्रम में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी आर्गन गैस प्रयोग की जाती है। और अक्रिय गैस आर्गन जो कि वेल्ड को घेरे रखती है तथा वातावरण से प्रभावित नहीं होने देती है। तो इस प्रकार वेल्डिंग के अंतर्गत गालक, यानी जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स को गालक बोला जाता है या गालक को फ्लक्स बोल सकते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर। अब बात आती है थर्मिट वेल्डन निम्न में से किसका रूप है? गलन वेल्डन, फोर्ज वेल्डन, गैस वेल्डन या आर्क वेल्डन? किसका रूप है दोस्तों? थर्मिट वेल्डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गलन वेल्डन का एक रूप है। यानी थर्मिट वेल्डिंग एक गलन या संगलन वेल्डिंग, जिसको हम फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं, तो उसका रूप होता है। इसमें वेल्डिंग के लिए आवश्यक ऊष्मा और रासायनिक प्रक्रिया दोनों के द्वारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर। अब बात आती है स्प्लेटर होता है जस्ता, चीन, टिन, सिल्वर या सीसा? यानी स्प्लेटर क्या होता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये जायज़ सी बात है, जस्ता होता है। यानी आमतौर पर बराबर भागों की जिंक और तांबे की जो मिश्र धातु होती है उसको ही हम स्प्लेटर बोलते हैं। समझिए आगे होगा उसी को, दोबारा सुनिए। जिंक और तांबे की मिश्र धातु को स्प्लेटर बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जस्ता यानी जिंक, उसके आयताकार काट के टुकड़े को भी स्प्लेटर धातु के नाम से जाना जाता है। मेन बात आती है, यानी जस्ता को ही स्प्लेटर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सिल्वर सोल्डर, तांबा, ब्रेजन स्प्लेटर या मर्दू सोल्डर का? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, जाहिर सी बात है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा इनमें से? मर्दू सोल्डर का। मर्दू सोल्डर यानी सॉफ्ट सोल्डर की गलनांक सबसे कम होती है और इसका गलनांक होता है लगभग 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कितना होता है? 450 डिग्री सेल्सियस। और कठोर सोल्डर या जो ब्रेजिंग सोल्डर होता है उनका हमेशा जो मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु होता है वो होता है 550 डिग्री सेल्सियस से लेकर 870 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है। मर्दू सोल्डर का कितना होता है? 450 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर। अब बताते हैं ब्रेजिंग में सुहागा यानी बोरैक्स के प्रयोग का प्रयोजन क्या होता है? फ्लक्स को दूर करना, ब्रेज पदार्थ की तरलता बढ़ाना, कार्य पर ऑक्साइडों के निर्माण का त्वरित करना या कार्यखंड को गर्म करने के दौरान ऑक्साइडों को घोलना? कौन सा आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। ब्रेजिंग में सुहागा के प्रयोग का प्रयोजन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कार्यखंड को गर्म करने के दौरान ऑक्साइडों को घोलना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर। अब बात आती है ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग में सामान्यतः फ्लक्स के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? रेजिन, सुहागा, मर्दू सिल्वर या मर्दू लोहा? ब्रेजिंग में सामान्यतः क्या चीज़ उपयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सुहागा, जिसको बोरेक्स बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि सोल्डरिंग में गालक के रूप में जिंक क्लोराइड और रेजिन का प्रयोग किया जाता है। और सुहागा गालक का प्रयोग
तांबा, पीतल और चांदी की ब्रेजिंग में होता है। किस में किया जाता है? सुहागा गालक का प्रयोग तांबा, पीतल और चांदी की जो ब्रेजिंग की जाती है, टांका लगाया जाता है उन धातुओं का, तब किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर। अब बात आती है सोल्डर आवश्यक रूप से क्या होता है? टिन लेड बेस, टिन बिस्मथ बेस, टिन सिल्वर बेस या सिल्वर लेड बेस। ये तो सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। टिन और लेड का मिश्रण होता है हमेशा सोल्डर। समझे आगे होगा उसी को, यानी टिन और शीशे की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर। अब बात आती है सप्लेटर। एक ब्रेजिंग मिश्र धातु है जिसमें प्राय क्या क्या मिले होते हैं सप्लेटर में? जल्दी से बताइए। 50% कॉपर, 50% जिंक, 50% कॉपर, 50% लेड, 50% लेड और 50% जिंक, 50% कॉपर और 50% टिन। बताइए कौन सा आंसर होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फेमस क्वेश्चन भी है। सप्लेटर एक ब्रेजिंग मिश्र धातु है जिसमें क्या क्या मिले होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 50% कॉपर और 50% जिंक। शीघ्र लगने वाले स्प्लेटर में क्या होता है? तांबा 33.5% होता है और जिंक 66.5 होता है। समझें आगे होगा आप सभी को, यानी वैसे 50-50% हो गया दोनों का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर। अब बात आती है ब्रेजिंग फिलर रोड को निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? टिन से, आयरन, ब्रॉस या लेड। कौन सा आंसर होगा? ब्रेजिंग फिलर रोड को निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ब्रॉस से बनाया जाता है। यानी ब्रेजिंग फिलर रोड को ब्रॉस या पीतल से बनाया जाता है, या ब्रेजिंग फिलर रोड कॉपर या जिंक की मिश्र धातु पर भी आधारित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर। जब ब्रेजिंग पूर्ण हो जाए तो कार्यखंड को ठंडा करना चाहिए, धीरे से, जल्दी से, ठंडे पानी से या किसी भी दर पर। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, यानी धीरे से ठंडा करना चाहिए। जब ब्रेजिंग पूर्ण हो जाता है तब कार्य को धीरे धीरे ठंडा होने देना चाहिए। ठंडा होने पर क्या होता है? कार्य को 5% कास्टिंग सोडे के उबलते घोल में डालकर जोड़ पर शेष बचे हुए गालक होता है उसको हटा दिया जाता है, यानी अंत में कार्य को पानी में पूर्ण रूप से धो लेते हैं या धो लिया जाता है। समझें आगे का आपसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर। ब्रॉन्ज वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? थोड़ा सा ऑक्सीडाइडिंग और ऑक्सीडाइडिंग, रिड्यूसिंग या थोड़ा सा रिड्यूसिंग। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए। ब्रोंज वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर। अब बात आती है प्रतिरोध ब्रेजिंग में पावर सप्लाई का स्रोत क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 1-to-1 ट्रांसफार्मर या कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट लेना। अब बात आती है प्रतिरोध ब्रेजिंग में, तो कौन सा आंसर होगा इसका राइट? इसका हो जाएगा बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी प्रतिरोध ब्रेजिंग में क्या होता है? पावर सप्लाई का जो स्रोत होता है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी जो वोल्टेज होती है उसको बड़े से छोटी करता है या कम करता है। स्टेप डाउन मतलब कम करता है। और जिसका द्वितीयक कुंडली लो वोल्टेज होता है, यानी लगभग कितना होता है? 2.25 वोल्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पर्याप्त करंट उपलब्ध करा सकता है और स्पॉट वेल्डिंग मशीन को प्रतिरोध ब्रेजिंग के लिए आसानी से बदला जा सकता है। समझे आगे होगा आप सीखो। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के चैप्टर के। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो या इसके पार्ट अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा हमारा विश्वास बढ़ेगा और मज़ा भी आएगा क्लासेस लगाने में। तो प्लीज़ आपसे यही निवेदन है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है जिनमें आप जुड़े हुए हैं, और जिसने भी अभी तक अजू एजुकेशन यूट्यूब चैनल के
टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वहाँ से, ताकि आपको पता चल सके नए अपडेट के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जो नया कैंडिडेट है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगे आगे आने वाले समय में भी, जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं जो मैंने अभी तक अपडेट की है तो देख लीजिएगा उनको। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से कवर कर लीजिए जितने भी चैप्टर मैंने करवाए हैं, एक भी चैप्टर छूटने वाला नहीं है। तो कोई भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भरोसा हमारा साथ।